हेलो, माय नेम इज़ इमरान और साइकोलॉजी गोल्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ मैं। आज हम बिहेवियरिज्म के पार्ट 2 की तरफ आएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बिहेवियरिज्म पार्ट 1 जो है हमने उसको स्टडी किया था, जिसमें हमने बात की थी क्लासिकल कंडीशनिंग के हवाले से, और उसमें हमने जेपी वॉटसन और आइवन पावलोव के हवाले से हमने स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे ओपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम बी एफ स्किनर और जो एडवर्ड डाइक के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने ओपरेंट कंडीशनिंग की फील्ड के अंदर क्या कुछ किया था। तो ओपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली हम बात रिवॉर्ड्स की करेंगे, हम बात इसमें पनिशमेंट की करेंगे, जो एक बिहेवियर को इंक्रीज़ करने या डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती हैं, और इस पर हम आगे मज़ीद इन डिटेल बात करेंगे। तो मैं इस लेक्चर में भी आपको यही जो सजेस्ट करूँगा कि आप कॉपी पेन अपने साथ रख लें और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है नोट डाउन करते जाएं, ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर जब आप उनको रिवाइज़ करें तो आपके लिए इजी हो उनको समझना। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं जी। Operant conditioning, first described by the B.F. Skinner, an American psychologist, involves applying reinforcement or punishment after a behavior. Focuses on the strengthening or weakening voluntarily behaviors. इसमें बेसिकली बात की गई है बी एफ स्किनर, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इसने बेसिकली 2 बातों के हवाले से डिस्क्राइब किया था, जिसमें नंबर 1 पे रीइंफोर्समेंट थी और पनिशमेंट थी। ये एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए या उसको वीकन करने के लिए जो है ना ये यूज़ की जाती हैं, रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट। ठीक है, इसको हम आगे फर्दर देखेंगे कि इसमें जो है रीइंफोर्समेंट में क्या होता है और पनिशमेंट में क्या होता है और इनकी फर्दर टाइप्स क्या है। हाउ ऑपरेंट कंडीशनिंग वर्क्स, हाउ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट मॉडिफाई बिहेवियर। Operant conditioning, sometimes referred to as instrumental conditioning, is a method of learning that occurs through rewards and the punishment for behavior. Through operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence of behavior. Operant conditioning को जो है ये instrumental conditioning भी कहते हैं। इसका नाम इसका जो alternate name था वो ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग था, जिसमें रिवॉर्ड और जो पनिशमेंट के थ्रू एक बिहेवियर को इन्हांस करने के लिए या उसको डिक्रीज़ करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता था। ठीक है, इसमें एक इंसान बिहेव करता है और उसको जब पता चलता है कि उसके बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है ना जी, एक इंसान को जब पता चलता है कि उसके बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। इसमें आगे एक एग्जांपल है, व्हेन अ लैब रैट presses a blue button, he receives a food pellet as a reward, but when he presses the red button, he receives a mild electric shock. As a result, he learns to press the blue button but avoid the red button. इसमें बेसिकली स्किनर ने क्या किया था, उसने एक एग्जाम्पल और एक एक्सपेरिमेंट किया था इसने वो रैट के साथ। इसने क्या किया था, रैट को एक केज के अंदर बंद किया था। रैट को जो है केज के अंदर बंद करने के बाद वहाँ पर 2 जो है बटन्स लगाए थे, एक ब्लू बटन था और दूसरा रेड बटन था। अब उसके अंदर जो उसने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था, उसके अंदर बेसिकली ये होता था कि ब्लू बटन को जब रैट जो है प्रेस करता था तो उसकी सूरत में उसको फूड मिलता था, और जब वो रेड बटन को प्रेस करता था तो उसकी सूरत में उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था। माइल्ड से इलेक्ट्रिक शॉक होता था, कोई हैवी किस्म का नहीं था। तो क्या हुआ, रैट को जब भी भूख लगती थी तो वो ब्लू बटन को प्रेस करता था, और वो रेड बटन से क्या करता था, वो उसे अवॉइड करता था। तो बेसिकली उसने लर्न किया, कॉन्सिक्वेंस क्या था, एक का इलेक्ट्रिक शॉक कॉन्सिक्वेंस था और दूसरे का फूड कॉन्सिक्वेंस था। तो जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि इंसान के या एक एनिमल के बिहेवियर का जो ताल्लुक होता है वो उसके जो है कॉन्सिक्वेंस के ऊपर होता है। अगर कॉन्सिक्वेंस में उसको जो है रिवॉर्ड मिल रहा होगा तो वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। अगर कॉन्सिक्वेंस में उसको पनिशमेंट मिल रही होगी
या नेगेटिविटी मिल रही होगी तो वो उस बिहेवियर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इंसान का बिहेवियर जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बट ऑपरेंट कंडीशनिंग इज नॉट जस्ट something that takes place in experimental settings while training lab animals. It also plays a powerful role in everyday learning. Reinforcement and punishment take place almost every day in natural settings as well as in more structured settings such as the classroom or therapy session. ये ओपरेंट कंडीशनिंग का ताल्लुक सिर्फ एक लैब से नहीं होता या एक जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जिसके अंदर एक प्रॉपर जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हुई हो, सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी होता है। इंसानों के भी जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके बिहाफ पे इंसान जो है अपना बिहेवियर शो करता होता है। ठीक है ना जी। ये कोई लाजमी नहीं है कि अब उसने एक जो रैट को एक केज में बंद किया था तो एक लैब कंडीशन के अंदर उसने एक्सपेरिमेंट किया तो सेम सिर्फ जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग सिर्फ उसी लैब सेटिंग के अंदर ही अप्लाई होगी, नहीं। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई हो सकती है। इसको एनिमल्स, इसको सब लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। एक क्लासरूम के अंदर भी अप्लाई होती है। जब टीचर एक बच्चे को जब बच्चे शोर कर रहे होते हैं, जब उनको पनिशमेंट के बारे में बताया जाता है कि भी अगर आप शोर करेंगे तो आपकी ग्रेडिंग कम हो जाएगी या आपको जो है फिज़िकल पनिशमेंट मिलेगी, तो बच्चे उस बिहेवियर को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, लास्ट में नहीं है कि एक लैब के अंदर ये सारा कुछ होगा। एडवर्ड थ्रोनडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर काम किया था। इसमें हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। His theory was heavily influenced by the work of psychologist Edward Thorndike, who had proposed what he called the law of effect. According to this principle, actions that are followed by desirable outcomes are more likely to be repeated, while those followed by undesirable outcomes are less likely to be repeated. Basically, जो पेवलोव था जो स्किनर की थियरी बेसिकली जो डिपेंड करती है वो थ्रोनडाइक के ऊपर करती है। थ्रोनडाइक ने क्या किया था, लॉ ऑफ इफेक्ट इसने एक प्रेजेंट किया था अपनी एक थियरी के अंदर। इसने कहा था कि ऐसा बिहेवियर जिसके पॉजिटिव आउटकम होंगे उसको ज़्यादा रिपीट किया जाएगा और ऐसा बिहेवियर जिसके बैड कॉन्सिक्वेंस होंगे उसको लेस रिपीट किया जाएगा। ठीक है ना जी। क्या है इसमें लिखा हुआ, डिज़ायरेबल आउटकम्स आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। जो हमारे लिए डिज़ायरेबल आउटकम्स होंगे उसको हम ज़्यादा रिपीट करेंगे, वाइल दोज फॉलोड बाय अनडिज़ायरेबल आउटकम्स आर लेस लाइकली टू बी रिपीटेड। और जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होंगे उसको हम लेस रिपीट करेंगे। ये बेसिकली थ्रोनडाइक की जो थियरी थी जिसका नाम था लॉ ऑफ इफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी है। अक्सर जो टेस्ट के अंदर भी ये इसका लॉ ऑफ इफेक्ट का जो है जिक्र होता है कि ये थियरी किसने प्रेजेंट की थी और इसका मेन जो है इसकी मेन डेफिनेशन क्या है। एनी रिस्पॉन्स दैट लीड्स टू एन आउटकम दैट इज satisfying for the organism is likely to be repeated. A response leading to an outcome that is not satisfying is not likely to be repeated. ये वही सेम बात लिखी हुई है जो हमने ऊपर वाली लाइंस में पढ़ी है। टाइप्स ऑफ बिहेवियर। स्किनर डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। अब हम स्किनर की बात करेंगे। स्किनर ने जो है बिहेवियर की दो टाइप्स ने जो है प्रेजेंट की थी। नंबर 1 पे बिहेवियर की है रिस्पोंडेंट्स बिहेवियर और नंबर 2 पे ऑपरेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर बिल्कुल ईजी है। रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स आर दोज दैट अकर ऑटोमेटिकली एंड रिफ्लेक्सिवली, सच एज पुलिंग योर हैंड बैक फ्रॉम अ हॉट स्टोव or jerking your leg from the doctor tabs on your knee. You don't have to learn these behaviors. They simply occur automatically and involuntarily. Respondent behaviors basically वो होता है जो unlearned होता है। ठीक है। जो हम एक एक्टिविटी के दौरान अपने ब्रेन का यूज़ किए बगैर हम वो करते हैं। जैसे किसी गर्म चीज़ पे हाथ लग जाता है इंसान का तो क्या करता है, उसको बगैर कुछ जो है सोचे समझे जो है हाथ उठा लेता है उसको वहाँ से। ठीक है। इसको कहते हैं रिस्पोंडेंट्स बिहेवियर। ये जो है ये अनलर्नड होते हैं और ये ऑटोमेटिक होते हैं। ठीक है ना। इसके लिए कोई कोग्निटिव प्रोसेस या कोई थिंकिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती।
ठीक है। या इसमें एक और एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर डॉक्टर आपके नीज के ऊपर वो टैप करता है किसी हैमर से या किसी चीज़ से, तो इंसान अपनी लेग को उसी टाइम जो है खींच लेता है, ठीक है। ये बेसिकली ये ऑटोमेटिक बिहेवियर होते हैं, इंसान का पेन जो है ये ऑटोमेटिक बिहेवियर है, ठीक है। इसमें किसी किस्म की लर्निंग या इंसान की मर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इनवॉलंटियरली होता है ये। नंबर 2 पे ऑपरेंट बिहेवियर। ऑन द अदर हैंड आर दोज द ऑपरेंट बिहेवियर्स आर दोज अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। ये ऑपरेंट बिहेवियर्स क्या होते हैं? ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं, ये हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमारा जो है वो थिंकिंग प्रोसेस भी होता है, हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस भी होता है। ये रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सम में अकर स्पॉन्टेनियसली एंड अदर पर्पसली, बट इट इज द consequences of the actions that then influence whether or not they occur again in the future. Our actions on the environment and the consequences of that action make up an important part of learning process. Operant behaviors basically law of effect, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था एडवर्ड थ्रोनडाइक के हवाले से, ये बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली चलता है कि ऐसे बिहेवियर्स जो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं उनको हम रिपीट करते हैं, ज़्यादा रिपीट करते हैं, और ऐसे बिहेवियर्स जो हमारे लिए अनफेवरेबल होते हैं, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो हमारे जो हमारे लिए जो है ये अनफेवरेबल होते हैं, उनको हम लेस रिपीट करते हैं, ठीक है। ये लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ये काम करते हैं और हमारे जो है कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंस भी होता है और स्पॉन्टेनियसली भी हम जो है इसको इसके बारे में जो है ना हम ये एक्शंस करते रहते हैं। आगे दी कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। देयर आर सेवरल की कॉन्सेप्ट्स इन द ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें बेसिकली अब इसके जो कंपोनेंट्स भी हम कहते हैं या टाइप्स भी कहते हैं। बेसिक इसकी टाइप्स होती हैं दो, एक होती है रीइंफोर्समेंट और दूसरी होती है पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट की भी आगे जो है फर्दर दो टाइप्स है और पनिशमेंट की भी आगे फर्दर जो है दो टाइप्स हैं। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और दूसरी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। और पनिशमेंट की भी जो टाइप्स है उसमें एक पॉजिटिव पनिशमेंट है और दूसरी नेगेटिव पनिशमेंट है। तो अभी हम जो है पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स के हवाले से बात करेंगे। द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आर favorable events or outcomes that are presented after the behavior. In situations that reflect positive reinforcement, a response or behavior is strengthened by the addition of something such as praise or a direct reward. For example, if you do a good job at work and your manager gives you a bonus. बेसिकली जो है पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स जो होते हैं ये एक बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इंसान के बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मज़ीद जो है वो पावरफुल बनाने के लिए जो है ना ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें इंसान को डायरेक्ट रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको प्रेज़ किया जाता है। जैसे एक इंसान अगर कोई अच्छा काम कर लेता है, उसके बाद अगर उसके बिहेवियर को जो है मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए जो कंपनी का मैनेजर होगा या बॉस होगा उसको रिवॉर्ड देगा, उसको बोनस देगा, तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव आउटकम होगा उसका, ठीक है। और वो नेक्स्ट टाइम भी यही मतलब एक्सपेक्ट करेगा कि मैं और अच्छा काम करूंगा तो मुझे मजीद बोनसेस मिलेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग इन अ कम्युनिटी थिएटर प्ले यू रिसीव अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस। दिस एक्ट्स एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर इंस्पायरिंग यू टू ट्राई आउट फॉर मोर परफॉर्मेंस रोल्स। बिल्कुल ऐसे ही जब एक थिएटर प्ले के अंदर जो है एक इंसान जब परफॉर्म कर रहा होता है और उसको जो है ये अप्लॉज मिलता है, उसको क्लैपिंग मिलती है ऑडियंस की तरफ से, तो इसमें क्या होता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है उस इंसान के अंदर, और वो उस रोल को बार बार जो मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करता है और मज़ीद जो है वो वर्सटाइल चीज़ें करने की कोशिश करता है। Next is a negative reinforcement. Negative reinforcers involve the removal of an unfavorable event or outcomes after the display of a behavior. In these situations, a response is strengthened by the removal of something considered unpleasant. For example, a professor tells students that if they have perfect attendance all semester, then they do not have to take the final comprehensive exam. By removing an unpleasant stimulus, students are negatively reinforced attend class regularly.
सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में मेन डिफरेंस क्या है। रीइंफोर्समेंट जो होती है ये एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए या उसको इन्हांस करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। और जो पनिशमेंट होती है वो एक बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, एक बिहेवियर को वीकन करने के लिए, एक बिहेवियर को जो है वो कम करने के लिए यूज़ होती है। इसलिए इसका फ़र्क आपको पता होना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, तो आपको फिंगर टिप्स पे इस चीज़ का पता होना चाहिए कि रीइंफोर्समेंट एक बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती है और जो पनिशमेंट होती है वो एक बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए यूज़ की जाती है। रीइंफोर्समेंट का जो आउटकम होता है टू इंक्रीज द बिहेवियर, while the outcome of the punishment is to decrease the behavior। एक चीज़ को लेस किया जाए तो उसको हम कहते हैं कि जी वो पनिशमेंट होती है, और एक बिहेवियर को इंक्रीज किया जाए तो उसको हम कहते हैं कि जी ये रीइंफोर्समेंट होती है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हैं जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, इसमें क्या किया गया है, इसमें ये बात की गई है कि एक स्टूडेंट अगर क्लास अटेंड नहीं करता तो बिल्कुल उसके लिए एक क्लियर कट जो मैसेज है प्रोफेसर की तरफ से आता है या ऑफिशियल्स की तरफ से आता है कि अगर आपकी अटेंडेंस 70% या 80% ना हुई तो आपको फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो है बैठने नहीं दिया जाएगा। तो एक पॉजिटिव आउटकम के लिए एक जो है अनप्लेजेंट चीज़ की जा रही है इसमें, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो क्लासेस को अटेंड करें, उसमें उनका फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बिहेवियर को इन्हांस करने के लिए कि वो अपनी अटेंडेंस को बढ़ाएं ताकि वो एग्ज़ाम्स के अंदर बैठ सकें। जब वो अपनी अटेंडेंस को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो नॉलेज होगा वो उनके माइंड में जाएगा। तो इसको कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, कि एक बच्चा एक काम नहीं करना चाह रहा लेकिन उससे ज़बरदस्ती वो काम करवाया जाता है, ठीक है। जब उससे ज़बरदस्ती वो काम करवाया जाता है तो एक उसका जो आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बच्चा एग्ज़ाम्स में पास हो जाएगा, बच्चा एग्ज़ाम्स में जो है वो अच्छी ग्रेडिंग हासिल कर लेगा। इसमें ये एंड वाली जो स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है, जो लाइन है कि इन बोथ ऑफ दीज केसेस ऑफ रीइंफोर्समेंट द बिहेवियर इंक्रीजेस। इसमें बिहेवियर को इंक्रीज किया जाता है इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर, क्योंकि रीइंफोर्समेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है टू इंक्रीज द बिहेवियर। नेक्स्ट है जी पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। पनिशमेंट की भी आगे फर्दर दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है और एक नेगेटिव पनिशमेंट है। इसमें जो फर्स्ट लाइन है इसमें दिया हुआ है, द पनिशमेंट इज प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्स इवेंट और आउटकम दैट कॉजेज अ डिक्रीज इन द बिहेवियर इट फॉलोज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। इसमें ये एडवर्स इवेंट होता है, नेगेटिव इवेंट होता है जो इंसान नहीं करना चाहता लेकिन उसको करना पड़ता है ताकि एक बिहेवियर को डिक्लाइन कर सके, एक बिहेवियर को डिक्रीज कर सके, एक बिहेवियर को वीकन कर सके। पॉजिटिव पनिशमेंट समटाइम्स रेफर्ड to as punishment by application presents an unfavorable event or outcome in order to weaken the response it follows. Spanking for misbehavior is an example of punishment by application. पॉजिटिव पनिशमेंट को जो है वो पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन का नाम भी दिया जाता है। इसलिए अगर एग्जाम्स पे कहीं पर कहा जाए व्हाट इज़ द पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन तो आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि दैट इज़ अ पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। उसके बाद ये होता है ये अनफेवरेबल इवेंट होता है, ठीक है। इसका आउटकम क्या होता है, टू वीकन द बिहेवियर, ठीक है। जैसे एक बच्चा मिसबिहेव करता है, उसको अगर स्पैंक किया जाए, उसको अगर एक थप्पड़ लगाया जाए, स्लैप किया जाए, तो वो बच्चा जो है नेक्स्ट टाइम जो है मिसबिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट, कि एक बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए अगर एक बच्चे के ऊपर थोड़ा सा उसको जो सबक सिखाने के लिए अगर उसको उनके पेरेंट्स या टीचर्स में से कोई उसको स्पैंक करता है या उसको बहुत ज़्यादा जो है रूडली बात करता है या बहुत ज़्यादा जो है उसको डांट डपट करता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिसबिहेव ना करे, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ पॉजिटिव पनिशमेंट। नेक्स्ट इज अ नेगेटिव पनिशमेंट। Negative punishment, also known as a punishment by removal, occurs when a favorable event or outcome is removed after a behavior occurs. Taking away a child's video game following misbehavior is an example of the negative punishment. A teenage girl
does not clean up her room as she was asked, so her parents take away her phone for the rest of the day. This is an example of the negative punishment in which a positive stimulus is taken away. नेगेटिव पनिशमेंट में क्या चीज़ होती है? नेगेटिव पनिशमेंट भी एक बिहेवियर को वीक करने के लिए, एक बिहेवियर को जो है डिक्रीज करने के लिए जो है ये की जाती है। इसमें एग्जांपल दी गई है कि एक जो टीनेज गर्ल है वो अपने रूम की सफाई नहीं करती और सारा दिन अपने जो है वो फ़ोन के ऊपर लगी रहती है। तो क्या किया जाता है, उसका एक दिन के लिए उसका फ़ोन जो है जब्त कर लिया जाता है, एक दिन के लिए उसके फ़ोन को ले लिया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो इस चीज़ को ना करे। ठीक है ना जी। तो पॉजिटिव स्टिमुलस उससे जो है ले लिया गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो नेक्स्ट टाइम वो कमरे में गंद ना करे, उसकी प्रॉपर सफाई करे, तो उसके लिए जो है उसको ये पनिश किया गया है ताकि वो अपने बिहेवियर को वीकन कर सके, नेक्स्ट टाइम वो अपना काम खुद करे। तो बेसिकली ये एग्जांपल है जी नेगेटिव पनिशमेंट की। इन बोथ केसेस ऑफ पनिशमेंट द बिहेवियर डिक्रीजेस। अब कंक्लूजन इसका क्या है जी? कंक्लूजन ये है, हमने बेसिकली इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं स्टार्ट से, जिसमें हमने बात की थी स्टार्ट में ये एडवर्ड थॉर्नडाइक की बात की थी। उसने कहा था लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की थी कि ऐसा बिहेवियर जो हमारे लिए पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाता है उसको हम ज़्यादा करते हैं, और ऐसा बिहेवियर जो हमारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाता है उसको हम जो है कम रिपीट करते हैं, लेस लाइकली टू बी रिपीटेड होता है वो। तो इसी की बेस पे थियरी जो पेश की गई थी वो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की गई थी स्किनर की तरफ से। स्किनर ने क्या कहा था कि रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो एक बिहेवियर को जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो पनिशमेंट होती है वो एक बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। तो बेसिकली इन जो है कि दो थियरीज़ के ऊपर जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग डिपेंड करती है। तो बस यही कंक्लूजन है इसका, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसको मज़ीद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। और अगर मज़ीद कोई टॉपिक्स आपके माइंड में है तो वो भी आप ऐड अप कर सकते हैं। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद जो है इसको शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं आपको गुड बाय कहूँगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।